दोस्तों, यूक्रेन और रूस की जंग आपको याद है ना? भूल तो नहीं गए? 3 साल से ज्यादा हो गए इस जंग को। आपके जहन में ये बात बार बार आती होगी कि आखिर ये जंग खत्म क्यों नहीं हो रही है? ये जंग चलती ही क्यों चली जा रही है? रूस यूक्रेन के बाद शुरू हो गया था गजा पर हमला और इसराइल और गजा की जंग। उसमें भी हमने देखा कि सीज फायर बीच में हुए, फिर जंग शुरू हुआ, फिर सीज फायर हो गए, अभी जंग बंदी है। रूस यूक्रेन की जंग के बाद हमने देखा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आमने सामने आ गए थे। ऑपरेशन सिंदूर आपको याद होगा, किस तरह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन वो जंग भी बंद हो गई। ये जंग क्यों नहीं बंद हो रही है? डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोशिश की, यहां तक कि ज़ेलेंस्की को बुलाकर समझाने की कोशिश की, और दुनिया ने भी देखा किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हाल क्या है? रूस और यूक्रेन की जंग अब भी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की थी, लेकिन नतीजा क्या है? रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब भी जारी है। ये क्यों? इसलिए कि ऐसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा देश रूस, उसके मुकाबले एक बहुत छोटा देश यूक्रेन है। बिल्कुल नहीं। यूक्रेन सिर्फ एक चेहरा है, उसके पीछे नाटो के देश हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका है। यही वजह है कि यह जंग खत्म नहीं हो रही है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि 3.5 साल में युद्ध में रूस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यह यूक्रेन की सेना का दावा है। यूक्रेन ने रूस के 11,25,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। यह दावा है रूस का, माफ कीजिएगा, यूक्रेन का। यूक्रेन यह दावा कर रहा है कि पिछले 3-3.5 सालों में 11,25,000 से ज्यादा सैनिकों को, रूसी सैनिकों को मार गिराया गया है। ऐसे दावों में बहुत ज्यादा बातें हैं, हवा है, सब कुछ है, लेकिन ज़ेलेंस्की के पास यही आंकड़े हैं। जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, उनके पास यही आंकड़े हैं जो पुतिन को डराने के लिए फोड़े जाते हैं। ये ड्रोन अटैक भी दिखाकर, कई बार ड्रोन अटैक हुए, ड्रोन अटैक दिखाकर रशियन लाशों की तादाद वाला दावा मजबूत किया जाता है। आप सोचिए जरा, बार बार सोचिए कि आखिर वजह है क्या? यूक्रेन छोटा सा देश, रूस उसके मुकाबले बहुत बड़ा देश। जंग चलती चली जा रही है, 3-3.5 साल हो गए। ज़ेलेंस्की के पास अपनी बड़ी कामयाबी दिखाने के लिए और कोई जरिया भी नहीं बचा है, और इसलिए ये दावे हैं। आप सोचिए कितना दावा है? 11,25,000, यानी 11.5 लाख रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा यूक्रेन कर रहा है। तो मामला दरअसल है क्या? ज़ेलेंस्की के तेवर ये बता रहे हैं कि उन्होंने 2026 युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है, यानी कि यह जंग अभी और ज्यादा जाएगी, 25 के बाद 26 में जाएगी। तो ज़ेलेंस्की का साथ दरअसल दे कौन रहा है? ज़ेलेंस्की इतने लंबे अरसे तक जंग जारी रखे हुए कैसे हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर ज़ेलेंस्की को लगता है कि 2026 तक भी जंग जाएगी, तो क्यों लगता है? उसकी वजह यह है कि ज़ेलेंस्की को लगातार अब नाटो के कई देश ये कह रहे हैं कि वो जो है यूक्रेन की मदद करेंगे। एक खबर यह भी आ रही है कि ज़ेलेंस्की को चाहिए 150 विमान। इस गारंटी में सबसे बड़ा नाम है ग्रिपेन फाइटर जेट। ज़ेलेंस्की स्वीडन से ऐसे 150 लड़ाकू विमान खरीदना चाहते हैं ताकि रूस की एयरफोर्स को टक्कर दी जा सके। 2026 में इसकी डिलीवरी मुमकिन है। 2026 में ऐसे 150 जेट्स की डिलीवरी मुमकिन है। कहां से आए इतने पैसे? कौन फंड कर रहा है? ज़ेलेंस्की खुद इस फाइटर जेट का जायजा भी ले चुके हैं। सवाल अब यह है कि ग्रिपेन एक चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो एक इंजन से चलता है। यह एक मल्टी रोल फाइटर है, और तकनीक के मामले में यह अमेरिका के F-16 या यूरोप के टाइफून से कम नहीं है। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से लैस ग्रिपेन ज़ेलेंस्की के लिए एक सस्ता विकल्प माना जा रहा है। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि यह रशियन लड़ाकू विमानों का बखूबी मुकाबला कर सकता है। अभी यह विमान दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, ब्राजील, चेक गणराज्य और हंगरी की वायुसेनाओं के पास है, और यह फाइटर नाटो के कई मिशन में भी शामिल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं नाटो। रूस ने भी यूक्रेन में लंबा युद्ध लड़ने के लिए फौज की तादाद बढ़ा दी है। रूस अब कानून में संशोधन करने की योजना बना रहा है ताकि लगभग 20 लाख रिजर्व सैनिक युद्ध में तैनात किए जा सकें। अगर रूस इतनी फौज यूक्रेन में उतारने में कामयाब रहा तो समझ लीजिए कि सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि आसपास के कई नाटो देशों को खतरा पैदा हो जाएगा। यह खौफ लगातार यूरोप में बना हुआ है। यूरोप में रूस और यूक्रेन की जंग, लेकिन खौफ कहां बना हुआ है? यूरोप में। यही वजह है कि जंग लंबा खिंच रहा है, जंग लंबी होती जा रही है, और यूरोप के कई देश अब यहां तक कहते नजर आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं कि अमेरिका ने जिस तरह से रोल निभाना था नहीं निभाया, तो यूरोप के देशों को आगे आना पड़ेगा। यूरोप के देश पहले से सपोर्ट तो सब कर रहे हैं नाटो के नाते, लेकिन सवाल अब यह पैदा होता है कि आगे होगा क्या? कौन रूस से सीधे पंगा लेगा? ज़ेलेंस्की के बाजुओं को मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप न सही तो यूरोप सही। यूरोप के कई देशों ने अपने हथियार गोदाम खोलने का फैसला किया है। पुतिन से और लंबा युद्ध लड़ने के लिए अब यूरोप ने यूक्रेन को कांटेदार हथियार सप्लाई करने की तैयारी कर ली है।
ट्रंप की बेरुखी देखकर अब यूरोप के 3 देशों ने नाटो का नेतृत्व करने का फैसला कर लिया है। जी हां, 3 देशों ने नाटो का नेतृत्व करने का फैसला कर लिया। ये देश कौन कौन से देश हैं? यही देश पुतिन की नजरों में सबसे ज्यादा खटक भी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का वादा किया है। और इनमें नाम है ब्रिटेन का, इनमें नाम है फ्रांस का और इनमें नाम है जर्मनी का। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ये तीनों देश कह रहे हैं कि हमें किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना होगा। इनमें भी कीर स्टार्मर और इमैनुअल मैक्रोन सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, जबकि जर्मनी ने कहा है कि वो यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने साफ कहा है कि वो यूक्रेन में फौज नहीं भेजेंगी, हालांकि वो यूक्रेन के बाहर ज़ेलेंस्की की फौज को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। तो मामला सिर्फ यह है कि आखिर ये जंग कहां तक जाएगी और कैसे ये जंग सीधे तौर पर रूस बनाम यूरोपीय देश बनता चला जा रहा है। बस देखते जाइए। And as soon as Putin felt pressure and the possibility of tomahawks appearing in Ukraine, he immediately declared his readiness to restart talks. But as soon as the pressure disappeared, he abandoned diplomacy again. So it's obvious for us what to do. We need more deep strike capabilities. Sanctions against two large Russian oil companies, pressure on Russian oil. Everything Putin does is an attempt to delay new forms of pressure. We must create in Russia a will to negotiate, and I will ready to meet in any meaningful format, and the current line of contact could be the starting point of negotiations, real negotiations. Бахнуло, стрільба, бахнуло і все. І ми давай з квартир тікати, тому що дим. Дим почав валити такий, що ого-го. Я ходити не могла, стати не могла. До такої степені на стрес був. Я с двумя внуками дома была. Мы услышали, как раз, говорю, чуть с кровати не упали, бабахнуло. Я говорю, ну, наверное, где-то или шина лопнула. Отчасти, да. Ну, будемо сподіватися, що зараз поставлять. Ну, вот погибли. Молодые, здоровые люди. Вот. Ну, а потом начали там поднимать эту лестницу. Там, по-моему, одного человека спустили. Я так точно не скажу. Может быть, я и второго кого-то. Потім у нас будуть обстеження конструкцій і вивчення. Якщо несучі конструкції не пошкоджені, ми будемо робити все, щоб максимально швидко відновити цю будинку.